पिछले वीडियो में हमने विमीय विधि से एक भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना सीखा था। जैसे मान लो कार्य है तो कार्य का MKS में मान दे दिया, उसको CGS में बदलना है, या CGS से MKS में, या FPS में, या उसमें से कोई सी भी भौतिक राशि हो तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया था, फिर उसकी सहायता से हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। तो विमीय विधि से हम मात्रक बदल सकते हैं एक तो। अब हम सेकंड अनुप्रयोग, विमीय विधि से भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है x इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये विस्थापन है, ये वेग है, ये समय है और ये त्वरण है। यहाँ पर तीन पद हैं, एक ये और एक ये। तो प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। अगर विमा समान नहीं है तो इसका मतलब विमीय रूप से गलत है ये। तो इसकी विमा निकालते हैं, विस्थापन की विमा। तो S की विमा होगी L। इसके बाद में है ut की विमा। u यहाँ पर चाल है, अब चाल कोई सी भी हो, प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो, इसकी विमा ये हो जाएगी। t यहाँ पर समय है, समय की विमा t। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो t से t गुणा होगा, इसकी घात -1, इसकी घात +1, तो t की घात 0 हो जाएगा, यानी कि t को छोड़ दो। तो फिलहाल दोनों की विमा समान है, यानी कि इन दोनों की विमा समान है, तो फिलहाल ये तो ठीक है। अब ये जो तीसरा पद है हाफ at², इसकी विमा भी निकालते हैं। 1/2 संख्या है, संख्या की कोई विमा नहीं होती है, ये विमाहीन है तो विमा नहीं रख सकते। बचा ये, इसकी विमा रखेंगे त्वरण की। त्वरण होता है Lt-2 और समय की विमा t है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो अंदर ही लगा देते हैं, एक ही है। तो यहाँ पर भी L रह जाएगा क्योंकि t की घात +2, यहाँ -2 कैंसिल होके 0। तो यहाँ प्रत्येक पद की विमा समान है, इसलिए ये विमीय रूप से सही है, ओनली विमीय रूप से। कंप्लीट सही होने की कोई गारंटी नहीं है। ये मेथड ओनली विमीय रूप से सही होने के बारे में बताएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो कुछ पता नहीं चलेगा आपको। अगर मैं इस फॉर्मूले में माइनस रख दूँ तब भी सही आ रहा है, तो अगर यहाँ माइनस रख दूंगा तब भी सही आएगा, अगर मैं इसमें साइन थीटा लगा दूंगा तो भी सही आएगा, क्योंकि कोई विमाहीन फलन है, कोई विमाहीन राशि है, इसमें अटैच कर दो नहीं पता चलेगा। हाँ, अगर मैं इसमें अंडर रूट लगा देता हूँ तो फर्क लग जाएगा, तो इनमें विमा में फर्क आ जाएगा। तो भौतिक राशियाँ ठीक है, भौतिक राशियों का पता लग सकता है, उनकी घात वगैरह ठीक है, ये लग जाएगा। तो इसकी ये लिमिटेशन है, इसकी ये कमी है कि इसके अंदर आप उसका पता नहीं लगा सकते कि विमाहीन फलन या विमाहीन राशि सही है या नहीं, तो उसकी जांच नहीं होगी। तो बड़ा इजी सा एप्लीकेशन है ये। जैसे एक और एग्जांपल लें, v² = u² + 2as। आप सब जानते भी हो इसे। v जो है यहाँ अंतिम वेग है, तो वेग की विमा ये है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो L² t की घात -2। ऐसे ही हम u² की विमा लें तो u की भी सेम होगी, क्योंकि u भी चाल है, वेग है, तो सेम हो जाएगी। और 2as की विमा, 2 इसमें संख्या है, संख्या की कोई विमा नहीं होगी। a यहाँ पर त्वरण है, त्वरण की विमा Lt-2 और s विस्थापन है, इसकी विमा L, तो ये हो गया L² t-2। कुल मिला के प्रत्येक पद की विमा बराबर ला के दिखानी है, तो विमीय रूप से पता चल जाएगा। तो एक सिंपल सा अनुप्रयोग है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा। अब मैं एक और एप्लीकेशन लेता हूँ। थर्ड अनुप्रयोग, विमीय विधि से भौतिक राशियों के मध्य
संबंध स्थापित करना। बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित करना है विमीय विधि से, विमाओं की सहायता से। चलिए करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सवाल है, गतिज ऊर्जा को K से डिनोट करेंगे, का मान कण के द्रव्यमान को हम m से डिनोट करेंगे, तथा चाल को v से डिनोट करेंगे, पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा का मान एक तो कण के द्रव्यमान पर और दूसरा कण के चाल पर निर्भर करता है। इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। हमारे पास में ये दिया हुआ है कि जो गतिज ऊर्जा है किसी वस्तु की, काइनेटिक एनर्जी, वो दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो द्रव्यमान पर और एक चाल पर। तो हमें इनके मध्य संबंध स्थापित करना है, यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड, विमीय विधि से। वैसे तो डेरिवेशन अलग है, विमीय विधि वैसे रिलायबल मेथड थोड़ी है, विमीय विधि काम चलाऊ मेथड है बस। विमाओं में अब अगर कोई विमाहीन राशि है, हमने कह दिया इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ संख्या आ रही है, कोई कांस्टेंट आ रहा है, तो वो नहीं निकलेगा, इसमें 100% नहीं निकल पाएगा। माना के प्रोपोर्शनल m एंड v, k का मान m और v पर निर्भर कर रहा है, m की घात a, v की घात b। a और b हमने मान लिया, क्या पता v का स्क्वायर है, क्यूब है, अंडर रूट है, तो ये अज्ञात राशियां हमने मान ली और इनका मान हमें निकालना है। अब इनका मान कैसे निकलेगा, पहले एक बार देखो, समानुपाती हटाकर जब बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, k मान लो, लेकिन k तो यहाँ आ गया, c मान लो, m की घात a, v की घात b। अब हमारा काम है a और b निकालना, विमा से निकल जाएगा तो दोनों और विमाएं रख देते हैं, दोनों पक्षों में विमाएं रखने पर, इधर एक गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा की विमा m1 L1 T-2, ऊर्जा की जो विमा है वही निकाल लो, कार्य की विमा निकाल लो। c जो यहाँ कांस्टेंट आया है वो मात्रकीन संख्या है, कोई मात्रक वाली भौतिक राशि होती तो फिर क्वेश्चन में वही कह देता ना कि ये इस पे भी डिपेंड करता है, वो तो फिर भौतिक राशि होती। जिस भौतिक राशि पे डिपेंड करता है के, वो तो सिर्फ m और v है और वो क्वेश्चन में दे दिया है। इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो वो प्योर नंबर होगा, वो विमाहीन संख्या होगी, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, विमा नहीं रखेंगे इसकी। अब इसकी विमा रखेंगे, m यहाँ पर द्रव्यमान है तो ओनली m रख देंगे, घात a। दूसरा है वेग या चाल कहो, इसकी विमा होती है L T इनवर्स, इसकी घात b है तो b लगा देंगे। बाईं तरफ वाले को यथावत चलने देंगे, m की घात a अंदर ले लेते हैं, ऐसे ही इस घात को अंदर की घातों से मल्टीप्लाई करेंगे, L की घात b, T की घात -b। m L T -2
इधर m की घात a, l की घात b, t की घात -b, एक साथ लिख लिया सभी को। अब ये पक्ष इस पक्ष के बराबर है। ये तभी बराबर होगा जब m m के इक्वल होगा, क्योंकि ये सेपरेट क्वांटिटी है, सेपरेट राशि है। l l के बराबर होना होगा, t को t के बराबर होगा, तो दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब आप दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो इधर जो m की घात है उसको इधर वाली m की घात के बराबर करेंगे। m की घात a इक्वल टू m की घात 1। ऐसे ही इधर l की घात b है, इधर l की घात 1 है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे t वाला t के बराबर। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 आ गया, इधर से b इक्वल टू, एक गड़बड़ हो गई है विमा में, थोड़ी भी गड़बड़ की गड़बड़, क्योंकि यहाँ दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। कैसे आ सकते हैं? यहाँ t की वैल्यू, यहाँ घात b बराबर 2 और यहाँ b बराबर 1, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए मिस्टेक पकड़ में आ गई। तो यहाँ स्क्वायर है, कार्य की विमा गतिज। तो यहाँ 2, तो कोई सा भी निकाल लो, दोनों ही चेक कर लो, बाय द वे कोई मिस्टेक हो तो पता चल जाएगा। तो a और b यही तो निकालने थे विमा से, तो a और b आ गए। अब a और b की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 होगा k इक्वल टू c m की घात 1 और v की घात 2, यानी कि ये आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। k का जो हमसे एक्सप्रेशन, जो व्यंजक निकलवा रहा है, जो फॉर्मूला पूछ रहा है, वो आ गया। अब आप कहोगे कि हम तो इसका फॉर्मूला जानते थे, तो हमने तो एक स्टेप और बढ़ा दी, लेकिन ऐसे बढ़ानी नहीं है भाई। अभी आप इस मेथड से सॉल्व करते हुए अगर ये ले आए तो इसका मतलब तो ये वैल्यू आपने डायमेंशनली निकाल दी, विमीय विधि से ये निकाल दी। विमा इसको निकाल ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब गलत है यहाँ। तो विमीय विधि से ये नहीं निकलेगा, तो आपको विमीय विधि यूज करने के लिए बोला है, तो सिर्फ इतना ही छोड़ना है। आप इसको एक्स्ट्रा वर्क को छोड़ो। जो फॉर्मूला है ये हाफ mv², ये अलग तरह से डिराइव होगा, वो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से थोड़ी होगा, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, इनमें पढ़ेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। सही, इधर ही ले लेते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं ऐसा फॉर्मूला ले लेता हूं जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, तो आपके लिए एक अननोन फॉर्मूला रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में जो ध्वनि, साउंड जिस स्पीड से चलती है उसका फॉर्मूला चाहिए हमें। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है वो लिख देते हैं। वायु में ध्वनि की चाल
वायु के दाब, दाब को हम P से डिनोट करेंगे, तथा वायु के घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी को या तो रो से डिनोट करते हैं या D से, तो रो ले लेते हैं। पर निर्भर करता है, निर्भर करती है, चाल है। वायु में जो ध्वनि की चाल है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो वायु के दाब पर, प्रेशर पर, और दूसरा वायु के घनत्व पर। अतः विमीय विधि से, क्योंकि इनके अलग डेरिवेशन होते हैं, लेकिन हम विमीय विधि से ही पढ़ सकते हैं भी यहाँ। इसका जो अलग से डेरिवेशन है वो केवल फिर वेव वाले में ही पढ़ सकते हो आप। विमीय विधि से हम यहाँ देखेंगे। अतः विमीय विधि से वायु में ध्वनि की चाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह ऐसे कह सकता है, इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए, वही बात हो गई वो। माना V प्रोपोर्शनल P एंड रो। हमें ये दिया हुआ है कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इस पर P प्रेशर पर और दूसरा रो, तो दोनों को लिख देते हैं। अब इनकी घातों को कुछ भी मान लो, A B मान लो, X Y मान लो, औरों से अलग होना चाहिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू K P की पावर A रो की पावर B। यहाँ पर जो ये है K, ये एक समानुपाती स्थिरांक है। समानुपाती स्थिरांक है जो कि विमाहीन होगा, विमा नहीं होगी इसकी। अब हम विमा रख देते हैं। दोनों पक्षों में विमा रखने पर, तो इधर ये चाल है, चाल की विमा होती है L T इनवर्स, लेकिन हम दोनों तरफ तुलना करेंगे इसलिए इसमें M भी ले लेते हैं। अब कहोगे M है नहीं, ऐसे कैसे ले लेंगे? तो जीरो लगा के ले लेंगे, इसकी पावर में जीरो लगा देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता ही है, लगाओ चाहे नहीं लगाओ, वो तो आगे 1 ही लेना है आपको। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ राइज हो सकता है, आप ये क्वेश्चन कह सकते हो, फिर तो सर M L T क्यों लिए हैं? K A कैंडेला मोल वो भी लेने चाहिए, फिर तो सातों लेने चाहिए। देखो ये सारे क्वेश्चन मैकेनिक्स के हैं, इनमें कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी या थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है ही नहीं, तो इनमें MLT के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। फिर भी मान लो आपने 3 लिए हैं और इधर गलती से केल्विन आ गया, एम्पियर आ गया, अगर बाय द वे आ जाता है तो कोई बात नहीं, इधर उसकी घात को 0 मान लो। अगर मैं इस M को यहाँ नहीं भी लेता और आगे सॉल्व करता और कंपैरिजन वाली प्रॉब्लम आती कि मुझे तुलना करनी है, इधर M की घात A आ गया, इधर है ही नहीं M, तो ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि इधर M की घात 0 ही है, तो वो तो 0 के इक्वल कर देंगे अगर बाय द वे ऐसी नौबत आती है। जनरली हम इसमें जो क्वेश्चन करते हैं ज़्यादातर वो मैकेनिक्स के करते हैं, जिसमें M L T चलते हैं। तो ये इसकी विमा हो गई, इसकी कोई विमा नहीं होगी। दिस इज ए प्योर नंबर, डायमेंशन लेस नंबर। यहाँ ये दाब है, अब दाब की विमा आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर निकाल के देखनी है। घात A है यहाँ पर। दूसरा है घनत्व, ऐसे ही घनत्व की विमा यहाँ रखनी है, और ये B, क्योंकि हम दोनों पक्षों में विमा रख रहे हैं। अब दाब की विमा चलो हम निकाल के देख लेते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल।
बल की विमा एम एल टी माइनस टू। बल की विमा तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी क्योंकि ये बहुत काम आएगा। तो कंप्लीट ये हो गया एम एल इनवर्स टी माइनस टू। इसको हम ऊपर लेंगे तो पावर -2 हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो गया ये। तो कुल मिला के ये हो गया m की घात 1, l की घात -1 और t की घात -2। अब है घनत्व। घनत्व के लिए घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा m और नीचे आयतन है तो L3। तो बस फिर इसी से लिख देते हैं m की घात 1, l की घात 3, t की घात 0। t है ही नहीं लगाओ तो भी चलेगा, मत लगाओ, ये लो हटा दो। आप कहोगे हमें तो क्यों टाइम खराब करें, हमें तो नहीं लिखना, तो मत लिखो। इधर तो थोड़ा सा तो कर लो टाइम खराब। a को सभी घातों से मल्टीप्लाई करेंगे, m की घात a, l की घात -a, t की घात -2a। तो अंदर जितनी भी घात है उनसे इस घात को गुणा कर देंगे। नेक्स्ट ये है b, इसको भी अंदर की घातों से गुणा करेंगे तो m की घात b और l की घात 3b। m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1। अब समेट देते हैं, मतलब m वाले को m से गुणा करके एक साथ लिख देते हैं। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे। एक में a है दूसरा b है तो a प्लस b। इसके बाद में है l। अब यहाँ l की घात -a, इधर l की घात है 3b, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे तो -a प्लस 3b। ये पावर में है, थोड़ा सा ढंग से इस तरह से बना देता है। इसको पूरे को मैंने ब्रैकेट में दिखा दिया, पावर है इसलिए। इसके बाद में है t। t की घात इधर है ही नहीं, इधर तो है -2a। अगर मान लो बिल्कुल नहीं होता तो 0 हो जाता। तो ये हमने विमा रखकर सबको इकट्ठा कर लिया। इसके बाद में फिर हम तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो देखो इधर m की घात है 0 और इधर m की घात है a प्लस b। या तो आप डायरेक्ट घातों को भी लिख सकते हो, अदरवाइज एक स्टेप और लिख सकते हैं इसे। l की घात इधर 1 और उधर दूसरी तरफ है l की घात -a प्लस 3b। इसके अलावा इधर t की घात है -1, इधर t की घात है -2a। अब आपस में ये बराबर तब होंगे जब घात बराबर होंगी, क्योंकि ये तो बराबर है ही। तो a प्लस b इक्वल टू 0। तो a प्लस b इक्वल टू 0। दूसरा है -a प्लस 3b। -a प्लस 3b इक्वल टू +1। और थर्ड है -2a इक्वल टू -1। वैसे तो हम इन दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ये दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशंस हो गए। लेकिन हमारे पास में ये ऑप्शन है, या माइनस से माइनस कैंसिल करो और फिर 2 को नीचे ले लो तो 1/2। तो जब इजीली इधर से सॉल्व हो रहा है तो इसी को यूज कर लेते हैं। इसको यहाँ रख के देखो, a को 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -1/2। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, इधर
इसकी जगह हम 1/2 रखें तो -1/2 प्लस 3, बी की जगह 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3/2, यानी 1 आ जाएगा, आ रहा है। तो अब हमें बीच वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बीच वाले को आप छोड़ दो। लेकिन एक बार हाँ वैसे हमने चेक कर लिया, बाय द वे कोई मिस्टेक हो तो पता चल जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू आ गई, ए व बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो समीकरण 1 हमने एज्यूम किया था, माना था, उसमें रख देते हैं v = k p की घात a, और a का मान है 1/2। दूसरा है रो की घात मानी थी b, और b की वैल्यू है -1/2। वैसे तो हो गया कंप्लीट, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकली सिस्टमेटिक फॉर्मेट लगना चाहिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, सिस्टमेटिक में लिख देते हैं इसको। जैसे p की घात 1/2 है, इसको नीचे ले लो तो ये घात भी पॉजिटिव हो जाएगी। थोड़ा सा सही बनाना, रो और p प्रॉपरली डिफरेंट दिखने चाहिए। ये इंग्लिश लेटर है और ये ग्रीक लेटर है। अब दोनों पर घात समान है तो क्यों ना एक साथ ही लिख दें। आप इतना भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P/रो। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है, √P/रो। हालांकि इसमें और भी चीज़ आती है, लेकिन हमें क्या करना, अभी तो आपसे 2 के लिए कहा है तो 2 ही चीज़, जो चीज़ आती भी है तो वो विमाहीन राशि है। यहाँ पर ये कांस्टेंट हमें नहीं पता क्या है, तो आपको तो इतना ही छोड़ना है इसमें। तो आज मैंने विमीय विधि के दोनों एप्लीकेशन कराए। जो इससे पहले वाला एप्लीकेशन था उसमें ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया, सिंपल है वो। तो इसमें मुझे 2 न्यूमेरिकल कराने थे, एटलीस्ट 2 तो चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए, प्रॉपर समझने के लिए। अब हम बात करें विमीय विधि से क्या सारे सूत्र डिराइव हो सकते हैं, क्या सारे समीकरण जांच हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसकी लिमिटेशन, कुछ कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन, कमियां, विमाओं की कुछ कमियां। क्या कमियां? पहला तो ये कि जो विमाहीन राशियां हैं, विमाहीन राशियां, विमाहीन फलन और चिन्ह प्लस माइनस की जांच नहीं हो सकती तथा स्थापना नहीं हो सकती। ना तो इनको चेक कर सकते, ना हम इस तरह के सूत्र में इनको ला सकते। ये सारे सूत्रों की गारंटी थोड़ी है, सब में प्लस ही आएगा, इधर माइनस भी तो आ सकता है, अंदर भी तो कोई चीज घात का तो पता चल जाएगा, घात का प्लस माइनस का, लेकिन साथ में व्यंजक में ही माइनस है इसका पता नहीं चलेगा। मान लो इसमें सूत्र में कॉस आता हो, तो साइन आता हो, लॉग आता हो, तो ये सब विमाहीन फलन है, इनके बारे में हम बता ही नहीं सकते। इन पे अगर लिख भी दें कि इन पे निर्भर करता है तो भी नहीं होगा वो। तो विमाहीन राशियों के बारे में ना चेक कर सकते हो आप, ना ही इनको डिराइव कर सकते हो। दूसरी समस्या क्या है? 4 से ज़्यादा भौतिक राशियों में संबंध स्थापित नहीं हो सकती।
इफ फिजिकल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 4, 4 से अधिक राशियों की स्थापना नहीं हो सकती। एक इधर ले लो, 3 इधर ले लो, ए बी सी मान लिए, तो ए बी सी मान लिए तो 3 इक्वेशन बन जाती हैं सिंपली। चौथी है तो फिर वो केल्विन एम्पियर से फिर भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसा फॉर्मूला बनाओ, लेफ्ट साइड में एक है, राइट साइड में काफ़ी सारी चीज़ आ रही है, 5-7 चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसे भी फॉर्मूला नहीं बनेगा। एक प्रॉब्लम और, इस तरह का फॉर्मूला डिराइव नहीं होता है जिसमें मान लो हम लिखें कि कोई भौतिक राशि y है, वो डिपेंड करती है लंबाई की घात a, चौड़ाई की घात b, ऊंचाई भी आ गई, त्रिज्या आ गई, तो नहीं होगा, क्योंकि विमाएं जब एक साथ रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो कई बार हो जाता है, कई बार नहीं भी होता। लेकिन हम बात करेंगे अब थर्ड में, 3 से ज़्यादा पद। ये तो भौतिक राशियां थी, 3 से अधिक पद वाले व्यंजकों की स्थापना नहीं हो सकती। 3 से ज़्यादा पद हैं तो स्थापना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे मान लो मैं अगर कहता हूँ आपसे कि एक फॉर्मूला है विस्थापन का, वो डिपेंड करता है u पर, प्रारंभिक वेग पर, त्वरण पर, समय पर। आप करोगे x, y, z मानकर निकाल दोगे, जो भी आएगा ठीक है, आ जाएगा। जबकि आपको पता है फॉर्मूला तो ये होता है ut प्लस हाफ at², और इसमें तो समय को हमने सबको एक ही जगह रख दिया, तो एक पद तो इधर हो गया और एक पद इधर होना चाहिए बस। सॉरी, 2 से अधिक नहीं। एक पद इधर हो गया, एक पद इधर हो गया, 2 ही पद हो सकते हैं, जैसे इसमें एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अगर तीसरा पद है तो फिर वो विमीय विधि से डिराइव नहीं होगा, क्योंकि विमीय विधि में तो हम सबको एक साथ ही लिखते हैं, प्लस करके अलग थोड़ी लिखते हैं, सबको समेट देते हैं हम, तो हो ही नहीं सकता वो। तो कुल मिला के ओवरऑल हम ये कहेंगे, यह विधि केवल पहले से ज्ञात सूत्र के लिए उपयोगी है। विमीय विधि केवल उन्हीं व्यंजकों में, उन्हीं सूत्रों में लगा सकते हो जो पहले से पता है। ये हमें पहले से पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने क्वेश्चन में लिखा तो है, ये इन पे डिपेंड करता है। जिसने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा, मुझे क्या पता, तो मुझे पहले से फॉर्मूला पता है। अभी जान लीजिए, मैं एक फॉर्मूला ले लूँगा स्थितिज ऊर्जा का, U = mgh, तो मुझे फॉर्मूला पता है, मैं फटाफट क्वेश्चन बना दूंगा, कह दूंगा U की वैल्यू द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, ऊंचाई पर, तीनों पे निर्भर करता है, संबंध स्थापित करो, इनकी वैल्यू x, y, z, a, b, c मानकर निकाल लोगे आप। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते समय पहले से हमें ये पता है कि इसका सूत्र क्या है। एकदम नया सूत्र इससे नहीं होता। वैज्ञानिक इस फॉर्मूले से फॉर्मूले डिराइव नहीं करते, वैज्ञानिक दूसरे मेथड से करते हैं। डिराइव्ड मेथड अलग है। हम लोग 11th में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, इतनी चीज़ें पढ़ेंगे, ये सब फॉर्मूले अलग अलग मेथड से डिराइव होते हैं। वहाँ पढ़ोगे आप कैसे आ रहा है, हर चीज़ का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, वो उसी से सॉल्व होगा। तो अभी हम कहीं से भी सूत्र उठा के रख रहे हैं तो वो वही रख रहे हैं जो 11th 12th के फॉर्मूलों में मौजूद है। तो आज हमने इस विमा को कंप्लीट किया। विमा क्या है, विमा कौन कौन सी हैं, विमा के तीनों अनुप्रयोग विद क्वेश्चंस, और विमाओं में विमाहीन राशि क्या है, विमाओं की लिमिट क्या है, इस हिसाब से विमा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं त्रुटियां शुरू करूंगा, एरर्स शुरू करूंगा। त्रुटियां क्या है?
त्रुटियां होती हैं मापन के दौरान होने वाली गलतियां। फिजिक्स में मापन बड़ी चीज़ है। फिजिक्स में लंबाई, द्रव्यमान, ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। अब मैं कहूँ कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसको किसी 5 सेंटीमीटर कैसे है, किसने कहा? कोई ऊपर से विधाता तो कह के नहीं गया इसकी लंबाई है। तो हमें मेज़र ही तो करना है, नापना ही तो है। तो नापोगे तो मिस्टेक आएगी, त्रुटि आएगी। तो त्रुटि कितने प्रकार की होती है, किस किस तरह से मापी जाती है, कैसे कम कर सकते हैं, तो उससे संबंधित टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रुटि के बारे में। आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। बाय।